Hello, students. I hope you all must be having a great time. My name is Gaurav. I welcome you all to this wonderful session of Wage Science. So now you can subscribe to our channel, that is Wage Science, and also you can hit the bell icon for the regular updates. तो जी हाँ, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं और आप सभी लोग अपने लोगों का बहुत ख्याल रख रहे हैं. So yes, we were discussing federalism, and this is part 3 of our chapter, that is federalism, and this is the special series with respect to NTSC. And till now we have covered chapter 1 of chapter 2 of Indian history, that is nationalism in India, and with respect to 4 parts. And I started this chapter federalism from part 1. And then this is part 3. Yesterday I've covered part 2, and today I will be covering part 3 of this chapter, and it is very much important for your NTSC exam. But अगर आप चाहें तो CBSE के लिए भी इसको देख सकते हैं, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फेडरलिज्म बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि what actually it constitutes, what is the meaning of federalism, what are the various features of federalism, difference between the federal structure and the unitary structure. तो इन सब के बारे में तो आपको पता चल चुका होगा. अब इसमें एक चीज और है, ठीक है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं. नाउ आई शैल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म. ठीक है, सो यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म. अब देखिए, आपके बुक में तो ये दे नहीं रखा है, मगर एनटीएससी का कुछ भरोसा नहीं होता, और स्पेशली स्टेज 2 का. और स्टेज 2 में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करना काफी ही मुश्किल हो जाता है. तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम डिस्कस करते हैं. तो इसको शुरू करने से पहले यू जस्ट लिसन द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म. ठीक है, नाउ एज यू नो दैट इंडियन फेडरलिज्म हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है? आप लोगों ने कल की क्लास में लिस्ट के बारे में पढ़ा है, जो शेड्यूल 7 का पार्ट है. लिस्ट, देयर आर 3 लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. तो 3 लिस्ट के बारे में आप लोगों को पता है. ठीक है, तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट जहां पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. स्टेट लिस्ट वो लिस्ट जहां पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे अफेयर्स. और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जहां पर यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर के लॉ बनाते हैं किसी स्पेसिफिक मैटर पे. बट अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो जीतती कौन है? हमेशा जीतती सेंटर है, यूनियन गवर्नमेंट जीतती है. ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट सबसे बड़ा होता है. नाउ अब इसका मतलब है वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. ठीक है, हालांकि हम फेडरलिज्म है, हमारी कंट्री में है, इट्स अ क्वाज़ी फेडरल कंट्री, बट we have a strong center. All right, then we have states not destructible. अब इसका मतलब क्या है? states not destructible का मतलब क्या है? देखिए, states not destructible का मतलब ये है कि जैसे हम दूसरे फेडरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इंडियन फेडरेशन जो है, जो इंडियन स्टेट्स है, ठीक है, दे हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. यानी कि अपनी मर्जी से वो किसी स्टेट में जाकर के नहीं मिल सकते, और अपनी मर्जी से किसी स्टेट को प्रस्ताव नहीं दे सकते कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ. ऐसा नहीं है. पार्लियामेंट अलोन कैन डू दिस. सो दैट इज द रीजन स्टेट्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट. स्टेट्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल. पार्लियामेंट कैनॉट डू दिस. सॉरी, ओनली पार्लियामेंट कैन डू दिस, नॉट अलोन द स्टेट. ओनली पार्लियामेंट कैन do this. Parliament can change the area of any state, can change the name of any state, and can change the boundary of any state. ठीक है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी की इसमें जरूरत नहीं है. फिर इसमें जो तीसरा फीचर आता है जो फेडरलिज्म का है, हमारे जो फेडरलिज्म में आता है, वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. अब जैसे अगर मैं यूएस की बात करता हूं, तो यूएसए में हर एक स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोविजन या कुछ भी ऐसा हो सकता है. बट
अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वी हैव ओनली वन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी स्टेट को वही कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ता है। देन ऑल्सो वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि इट कैन बी अमेंडेड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से, और फिर स्पेशल मेजोरिटी का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फिर उसमें स्टेट लेजिस्लेचर की मंजूरी भी चाहिए होती है। तो वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड नहीं है, ठीक है, अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, इट इज रिजिड। देन वी हैव इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन सच एज, देखिए इमरजेंसी को लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है। सेंट्रल नेशनल इमरजेंसी, यू हैव स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है, यू हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आज तक नहीं लगी है, एंड ऑल्सो यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। अगर सेंटर के दिए गए डायरेक्शंस के मुताबिक स्टेट नहीं चल पाती है तो उस केस में प्रेसिडेंट इज लॉफुल टू होल्ड अ सिचुएशन वेयर ही कैन प्लेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो सारा का सारा जो रोल है वो सेंटर प्ले करती है उस केस में, ठीक है। देन यू हैव अ सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम क्या है यहाँ पर, देखो आपको, अगर आप मतलब नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं तो आप ऐसे, मतलब आप सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे कि आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ दिल्ली, या फिर आई एम सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ, डोमिसाइल आप इस्तेमाल करते हो तो वो तो अलग चीज है, ठीक है, उसका नेशनल लेवल से कुछ ताल्लुक नहीं है, तो वो तो एक अलग ही चीज है। बट यस, यू आर द ओनली एंड ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली एंड ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। देन यू हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट, मतलब सभी स्टेट्स में ऑलमोस्ट हाई कोर्ट्स का प्रोविजन है, हाई कोर्ट्स है, बट जो इन कोर्ट्स का जो लीडर है वो कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। वो कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट है। देन ऑल्सो वी हैव अ मैकेनिज्म ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज का अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो इनका जो रेगुलेशन है या जो भी है वो कौन करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। हमारे स्टेट में इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या है, एक ऑडिट मशीनरी है, तो वो ऑडिट करती है, ठीक है। और फिर पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, यानी कि पार्लियामेंट के पास पूरी अथॉरिटी होती है स्टेट लिस्ट के, मतलब मान लीजिए कि स्टेट ने कुछ ऐसा कर दिया या कुछ ऐसा प्रोविजन वो लेकर के आगे जो कि पार्लियामेंट को पसंद नहीं है, तो उनको पार्लियामेंट की बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर्स होती है। और गवर्नर भी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स यू शुड नो अबाउट द फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो चलिए इन फीचर्स के बाद अब स्टार्ट करते हैं, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो हमारी कंट्री का नेचर है, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो उस पर डिपेंड करता है। हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। सो द लीडर्स आर चूजन बाय द पीपल and the leaders are the representative of the people, all right. So actually it depends upon the democratic politics, democratic polity of the country, the real success of federalism। हमारी कंट्री में फेडरलिज्म क्यों सक्सेसफुल हुआ है, उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है, कारण ये है, वी हैव द रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, वी हैव द रिस्पेक्ट फॉर आवर पीपल, ठीक है। और ये जो डाइवर्सिटी है, यही हमारे शेयर्ड आइडियल्स है, यही हमारे आइडियल्स को ऊपर लेकर के जाते हैं, ठीक है। सो दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। तो यानी कि लोगों के मन में ये बात हम डाल चुके हैं कि हम एक हैं और हम सबको एक ही देश में रहना है, एक ही मुल्क में रहना है, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी एक है, वो है इंडियन। बट एक आइडेंटिटी होने के बावजूद भी हमारे पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा अलग अलग रिलीजन के लोग हैं,
अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग सोशल डिविजन्स बहुत सारे हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं हमारी कंट्री में, तो उनको एक ही जगह पर कैसे रहना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ही जगह पर कैसे रहना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन and now you can see, now this is the first parameter of how federalism is practiced in India. Alright, हमारा ये जो टॉपिक है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। देखो पहले तो अभी हमने बात करी थी कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कंट्री का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसको देखना। ठीक है, अब यहां पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात हो रही है, यानी कि स्टेट विच आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, स्टेट्स विच आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो यहां पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में बात हो रही है। अब आपको यहां पर दो कॉन्ट्रास्टिंग फिगर दे रखे हैं। दिस इज हम लोगों का प्यारा भारत। नाउ हमारा प्यारा भारत इन 1947 एंड मेरा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत इन 2020। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं दोनों का कॉन्ट्रास्टिंग फिगर, दोनों का कॉन्ट्रास्टिंग दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। अर्लियर आवर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, जो रजवाड़े होते थे, एंड दे वर रूल्ड बाय द इंडिपेंडेंट रूलर्स। ठीक है, प्रिंसेस उनको रूल करते थे, प्रिंस राजा उनको रूल करते थे। बट the efforts of the Indian leaders to accommodate these states into the Indian Union made it possible to make around 28 states. Okay, earlier we had 29, then we had at presently we are having 28 states and 8 union territories. All right, so you can see the division between the state of the union territory of Ladakh and the UT of Jammu and Kashmir. Okay, so these are two UTs, all right, which has been incorporated by the union government. All right, now so you can see the contrasting difference, you can see the difference between these two figures. तो पहले बहुत सारे, देखिए गुजरात में भी बहुत सारा डिवीजन था, हैदराबाद भी बहुत सारा एकदम पार्ट्स में डिवाइडेड था, मैसूर तो एक अपना अलग ही उसका हिसाब किताब था। ठीक है, फिर ट्रैवनकोर था। सो दीज वर मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स विच आर रूल्ड बाय द रूलर्स। मगर बाद में क्या किया, इनको इंडियन यूनियन में जोड़ा गया। ठीक है, तो आप ये दो फिगर देख सकते हैं कि कैसा क्लियरली आपको ये दिख रहा है फिगर राइट में जो 2020 का मैप है। नाउ देयर आर 28 स्टेट्स। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान में रखना, पहले 29 थे, अब 28 स्टेट्स है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट। नाउ द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज द फर्स्ट टेस्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो यानी कि लोगों को भाषा के आधार पे, भाषा के बुनियाद पर एक ही जगह पर, ठीक है, रहने की परमिशन देना, या फिर एक ही जगह पर उनको बोलना कि आपका ये एरिया है। दिस वाज आवर फर्स्ट टेस्ट, दिस वाज आवर फर्स्ट टेस्ट फॉर आवर मेजर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। ठीक है, तो लोगों को रहने के लिए जगह दी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। ठीक है, करने का पर्पस ये था, करने का मकसद ये था कि जितने भी लोग कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, जो सेम भाषा बोलते हैं वो एक ही जगह पर रहें, वो एक ही जगह पर रहे। देन मेनी और स्टेट्स हैव बैन। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो किसी और स्टेट में नहीं रह सकते, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो इसको गलत मत समझना। बट ये हम बात कर रहे हैं फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया गया। ठीक है, then many old states have vanished and many new states have been created. तो जितनी old states थी वो सारी खत्म हो गई। ठीक है, उसको हमने मिटा दिया। and many new states were created, उनकी बाउंड्रीज चेंज हो गई, उनके एरियाज चेंज हो गए, उनके नेम चेंज हो गए, तो ये सब कुछ चेंज किया गया। ठीक है, देन 1947 में जैसे कि आपने अभी मैप देखा, जितने भी पुरानी स्टेट्स थी उनकी बाउंड्रीज चेंज कर दी गई और नई स्टेट्स का गठन कर दिया गया। ठीक है, नई स्टेट्स को स्टैब्लिश कर दिया गया। एंड दिस वाज डन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज दे लिव्ड इन द सेम स्टेट। और ये क्यों किया गया, क्योंकि जो लोग एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, वो एक ही स्टेट में रहें। ठीक है, सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब कुछ स्टेट्स ऐसी थी
जो ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट की गई, बल्कि देवर रिकॉग्नाइज्ड, उनको पहचाना गया किस बुनियाद पर? उनके कल्चर के बुनियाद पर, उनकी एथनिसिटी के बुनियाद पर, उनकी ज्योग्राफी के बुनियाद पर, ठीक है, जो उनका कल्चरल एस्पेक्ट था, जो उनका एथनिक ग्रुप था, ठीक है, जो उनका कास्ट था, जो पहले से चली आ रही प्रथा, जो उनके रीति रिवाज, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफी, लैंड, ठीक है, एंड दीज स्टेट्स इंक्लूडेड, you know, the state of Nagaland, they have different culture, they have different ethnicity. The state of Uttarakhand, इसकी ज्योग्राफी अलग है, इसकी एथनिसिटी अलग है. झारखंड में आप देखेंगे बहुत सारे ट्राइब, यू नो, ट्राइबल पीपल रहते हैं. देयर आर मेनी ट्राइब्स इन झारखंड. सो दे वर एक्चुअली मेड ऑन द बेसिस ऑफ these characteristics. All right, so many states were actually recognized on the basis of these characteristics. Okay, then अब आ जाते हैं लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर. व्हाट इज लैंग्वेज पॉलिसी? ठीक है, देखिए हमने अभी बात करी लिंग्विस्टिक, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है स्टेट्स वर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, बट नॉट ओनली द लैंग्वेज, वी हैव आल्सो गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेनी फैक्टर्स. मेनी फैक्टर्स इंक्लूडेड their ethnicity, their cultural identity, their you can say many social identity and all. तो उनके बेसिस पे भी हमने स्टेट्स को आइडेंटिटी दी, उनको आइडेंटिफाई किया और उनको एक अलग स्टेट बनाया. अब आ जाता है लैंग्वेज पॉलिसी. ये दूसरा फैक्टर है विच एक्चुअली गवर्न दी हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी भाषा को एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है. हमारे संविधान में किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है. हिंदी जो है, इट वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. पहली बात हिंदी, ठीक है. इसीलिए, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, एंड देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस. अब देखिए, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि सिर्फ 40% भारतीय जनता की जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वो है हिंदी. ठीक है, इसीलिए बाकी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सेफगार्ड मेजर्स लिए गए. हिंदी के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 अदर लैंग्वेजेस हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है. पार्ट 8 में आती है, ये पार्ट 8 ऑफ द शेड्यूल. ठीक है, ठीक है, ये कौन से शेड्यूल में आती है? पार्ट 8 में, सॉरी 8th में, शेड्यूल 8 का हिस्सा है ये. ऑलराइट, so there are 22 scheduled languages which is recognized by the constitution of India now. So beside Hindi 21, so total is 22. A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. तो जितने भी 22 other languages है, ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट अगर इन 22 भाषा में से किसी एक भाषा में एक भाषा में एग्जाम देना चाहता है, सो ही इज फ्री टू गिव, ही और शी इज फ्री टू गिव. ठीक है, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन. याद रखना, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं हो रही, एनटीएससी यहीं पर खेल जाता है. सो अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ही और she may opt to take the examination in any of these languages which has been identified by the Constitution of India, that is the scheduled languages in 8th schedule. ठीक है, अब आ जाते हैं आगे. Now states too have their own official languages. States के पास भी अपनी अपनी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कश्मीरी नहीं है, ठीक है, इट इज उर्दू. ऑलराइट, देन मच ऑफ द एंड अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है. ठीक है, केरला की बात करूं तो मलयालम है, और तमिल की बात करूं
तमिलनाडु की बात करूं तो तमिल है, पुडुचेरी में भी तमिल इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, एंड बंगाली है। तो बहुत सारी भाषा की एक अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। तो जितने भी सरकारी काम होते हैं, ठीक है, उन कामों में स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, ये याद रखना है। अब देखिए श्रीलंका का केस अलग था। उनके जो लीडर्स थे उन्होंने सिन्हालास की सुप्रीमेसी रखी कि सिन्हालास को हम एक सुप्रीमेसी देंगे, उसको हम एक सुपीरियर एक स्टैंड देंगे, ठीक है, एक उसको ऊंचा स्टैंड देंगे और वो होगा द सुप्रीमेसी ऑफ सिन्हाला। तो सिन्हाला को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, बाकी और लैंग्वेजेस को जैसे तमिल एंड ऑल उसको उन्होंने नजरअंदाज किया, ठीक है, उन्होंने उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझा, ठीक है। तो ये थी श्रीलंका की चाल, ये थी श्रीलंका की एक्चुअली मेजोरिटेरियनिज्म प्रैक्टिस, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 में पढ़ा होगा, ठीक है, पावर शेयरिंग में। तो श्रीलंका ने क्या किया, दे अडॉप्टेड a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. Instead, they adopted the language in the name of Sinhala. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल था, ओके, उसको रोक दिया गया 1965 में। ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, बट 1965 में उसको रोक दिया गया। मगर इस बात से कई साउथ इंडियन स्टेट्स इंक्लूडिंग, जिसमें कि सबसे बड़ा जो वायलेंट एक्टिविटी जो हुई थी वो तमिलनाडु में हुई थी, ठीक है, कि उनके जो जैसे डीएमके पार्टी है, द्रविड़ मुनेट्रा कझगम एंड ऑल, तो उन्होंने, और जो पेरियार थे, ईवी रामास्वामी पेरियार, है ना, तो उन्होंने एक्चुअली इसका विरोध किया था कि भाई हमारे मतलब आप जो है हिंदी को एक कंपल्सरी लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं, बट इट इज नॉट डन, क्योंकि हमारी स्टेट में जो है वो तमिल भाषा का इस्तेमाल होता है, और एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर स्टेट दे यूज इंग्लिश लैंग्वेज। सो हम इस चीज का विरोध करते हैं, इंग्लिश को दोबारा से वापस उस मेन स्ट्रीम में लाया जाए, हम इसको एकदम विरोध करते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ, ठीक है, इस चीज का कि आप हिंदी को इम्पोज करना चाहते हो जबरदस्ती, सो इट इज नॉट डन, ठीक है। तो बहुत सारा रिवोल्ट एंड ऑल हुआ। देन बट मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश शुड कंटिन्यू। तो इन्होंने क्या डिमांड किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम कंटिन्यू रखेंगे। तमिलनाडु में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मूवमेंट जो था एक इसने वायलेंट फॉर्म ले लिया था, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर कैसे रिस्पॉन्ड किया कि चलो हम ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल है हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पस के लिए माना जाएगा, यानी कि हिंदी अलोंग विद इंग्लिश और वाइस वर्सा, इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस शुड कंटिन्यू। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ठोस कदम उठाया, किसको मद्देनजर रखते हुए, वायलेंट एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, देखो काफी लंबे समय से हमारी कंट्री में क्या होता था, सेंटर में और स्टेट में एक ही पार्टी रूल करती थी। मान लो कि सेंट्रल लेवल पे बीजेपी गवर्नमेंट है, और स्टेट लेवल पे मान लो कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वहां पर भी बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, ऐसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास अपने ऑटोनोमस राइट्स नहीं थे एज अ फेडरल यूनिट्स, कि यानी कि अगर वो अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहे तो वो उसको कर नहीं पाती थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी उन्हीं की सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट पे भी उसी पार्टी की सरकार है, तो वो अपने आप में एक फ्रीडम महसूस नहीं करते थे, ठीक है। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। अब यहां पर केस दूसरा है, मान लो सेंटर में आज
बीजेपी की सरकार है, और जो स्टेट लेवल में मान लो कि हम कोई भी स्टेट ले लेते हैं, आंध्र प्रदेश ले लेते हैं, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है। तो जो सेंट्रल लेवल पे जो पार्टी रूल कर रही है, वो स्टेट लेवल पर अपनी पावर को डोमिनेट करेंगे, स्टेट को एक्चुअली अंडरमाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि असली पावर जो सेंटर के हाथ में होती है वो स्टेट के हाथ में तो है नहीं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, अगर रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल पे डिफरेंट है, तो जो पार्टी जो सेंटर में काम कर रही है वो स्टेट को अच्छी तरीके से काम नहीं करने देगी, उनके काम में हिंड्रेंस डालती थी, रुकावट डालती थी, एक इंपेडिमेंट बन जाता था। तो दूसरी लाइन का मतलब यह है। अब उस दौरान क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, अपनी पावर का मिसयूज करती थी कॉन्स्टिट्यूशन को, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने का, ठीक है, वो डिसमिस कर देती थी, क्योंकि इट वॉज कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज। सेंट्रल में किसी और की सरकार है और स्टेट में किसी और की सरकार है, तो वो क्या मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती थी, इट एक्चुअली misuse its power by the way of constitution to dismiss the state government. All right, and this undermined the very spirit of federalism. The very spirit of federalism was undermined by this act. ठीक है, क्योंकि फेडरलिज्म क्या बोलता है, फेडरलिज्म का एक फीचर जो हमने पढ़ा था वो क्या था भैया, नॉन इंटरफेरेंस होगा, नॉन इंटरफेरेंस। सो तो जो फेडरलिज्म का जो रियल स्पिरिट है वो खत्म होता जा रहा था, ठीक है। मगर ये सब चेंज हुआ आफ्टर 1990, एक दौर आया, ठीक है, एक टाइम आया आफ्टर 1990 जो कि ये चेंज हुआ। अब वो मेजर चेंज क्या था, इस पीरियड में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज निकल करके आई, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स में जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक मेन स्ट्रीम में आई, और यहीं से शुरुआत होती है द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। पहले क्या था, आप एनसीईआरटी में देखेंगे वहां पर दो कार्टून है, ठीक है, ऊपर वाले साइड में, मतलब ऊपर वाले पेज में एक कार्टून तो ये है जहां पर सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग सम फूड आइटम और समथिंग एल्स, ऑलराइट, वी आर नॉट बॉदर्ड विद दैट, एंड देयर आर मेनी स्टेट्स व्हिच आर लाइंड अप and they are demanding for the power, they are demanding for the more power, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी की पूरी ताकत है। आपको उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप वो कार्टून देखेंगे आपको उससे समझ में आ जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी की पूरी पावर है, ठीक है। तो ये है। अब देखिए ये सब चेंज हुआ आफ्टर 1990 के बाद, जब सिस्टम आया कोलिशन गवर्नमेंट का। अब कोलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम क्या था, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, किसी एक पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी लोकसभा में। अब उसमें क्या हुआ, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस, यानी कि गठबंधन की सरकार, गठबंधन जिसको हम महागठबंधन भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा रिसेंट पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस में ये सब चलता है। आपने देखा होगा एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, आपने देखा होगा यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, जिसमें मेजर स्टेक जो है वो कांग्रेस का है, एनडीए में जो मेजर स्टेक है वो बीजेपी का है। तो दीज आर दी अलायंस, ऑलराइट, मिलजुल के सरकार बनाना, गठबंधन की सरकार बनाना, तो दिस इज द अलायंस। सो द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस with many parties including several regional parties to form a government at the center, क्योंकि जितनी भी सिंगल पार्टी थी, ठीक है, वो सब मेजॉरिटी लेकर के नहीं आ सकती थी। तो इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू अटेन द मेजॉरिटी फॉर अ सिंगल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर, कि पार्लियामेंट में वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता था, उनको एक अलायंस बनाना पड़ता था, और यहीं से शुरुआत होती है पावर शेयरिंग की। एक नया कल्चर डेवलप हुआ पावर शेयरिंग का, ठीक है, एंड देयर वाज रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो। तो यानी कि हमने द वेरी स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को जिंदा रखा, ऑलराइट, उसको अलाइव रखा।
और यहीं से शुरुआत होती है एक नए कल्चर की, दैट इज ऑफ पावर शेयरिंग। और हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट रखी। कैसे रिस्पेक्ट रखी? कि उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उनको पावर दी जाए कि अपने लेवल पे वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लेवल पे वो बहुत कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं कि मतलब लोगों का जिसमें भला हो, एक वेलफेयर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। ठीक है, तो ये था ब्रीफ, ये था बेसिक। एक्चुअली ब्रीफ नहीं है, मैंने तो पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसको देखिए, आप इस ढंग से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, इसको समझिए। कुछ भी अगर आपके डाउट होते हैं तो प्लीज डू शेयर, ऑलराइट। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कल हम जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दैट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फिर आपको उसमें समझ में आएगा कि कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एट द लोअर लेवल। और लोअर लेवल पे, लोकल लेवल पर जितनी भी लोकल नीड्स हैं वो वहीं पर सॉल्व हो जाए तो ही बेहतर है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर इंटरफेयर ना करे, वो बहुत अच्छी बात रहती है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस आपको कल पता चलेगा। दैट वुड बी पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फेडरलिज्म। और कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 2, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, और इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में, ताकि पेपर स्टेज 1 और स्टेज 2 में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस एंड ऑल आए थे और आने की उम्मीद है, वो सब आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो I'll take your leave. Thank you and have a very wonderful day. Stay home, stay safe.